गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अपनी हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का थर्ड पार्ट। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में अगर आपने देखा हो, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गैदराइट्स मूवमेंट, ठीक है, जिसमें कुमगता मारू इंसिडेंट हमने पढ़ा था। हमने देखा था आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जो ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ आपका, जो आपका वर्ल्ड वॉर वन होता है, ये कब से कब तक होता है? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर वन आपका 1914 से लेके 1919 तक चलता है। अब इस वर्ल्ड वॉर वन में आपको पता होगा दो पार्टीज थी। एक साइड कौन थे? तो एक साइड आपके थे ब्रिटेन, आपके होंगे साथ में यूएसए, साथ में होंगे यूके, जो मेन पावर्स थी। अपोजिशन में कौन थे? तो अपोजिशन में कौन होगा? मेन जो थी जर्मनी। जर्मनी क्लियर। जर्मनी के बाद आपके कौन थे? हंगरी, ऑस्ट्रिया, और साथ में आपके ध्यान रखिएगा यहां पे थे टर्की, यहां पे आपके थे टर्की। तो ये एक साइड थे ब्रिटेन, यूएसए एंड यूके, और दूसरी साइड थे आपके जर्मनी, हंगरी एंड टर्की। क्लियर। अब वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया की तरफ से क्या पोजीशन थी, आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से पोजीशन क्या थी? तो इंडिया में आपने तीन तरह के लोग पढ़े। एक आपने पढ़ा मॉडरेट, एक आपने पढ़े मॉडरेट्स, दूसरे आपने क्या पढ़े? दूसरे आपने पढ़े एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल। क्लियर। इनका डिवीजन कब हुआ था? सूरत स्प्लिट, आपको याद होगा सूरत स्प्लिट 1907 में ये दोनों अलग हुए थे। और इसके बाद हमने लास्ट जो देखा वो देखे रिवॉल्यूशनरी, हमने देखे रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। अब इन तीनों की पोजीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मॉडरेट्स क्या बोलते थे इस वर्ल्ड वॉर वन में, एक्सट्रीमिस्ट्स क्या बोलते थे, एंड रिवॉल्यूशनरी क्या बोलते थे। ध्यान रखिएगा, मॉडरेट्स ने बोला कि ये हमारी ड्यूटी है, इट इज अवर ड्यूटी कि हम ब्रिटेन का साथ दें। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ब्रिटेन का साथ दें, ये बोला मॉडरेट्स ने। क्लियर। तीनों पक्ष आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला? एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि अगर अभी हम ब्रिटिश का साथ दें तो क्या पता वो हमें आजादी दे दे, रिपे करे हमारी लॉयल्टी को, तो रिपे अवर लॉयल्टी। क्लियर। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। मॉडरेट्स ने बोला कि हमारी ड्यूटी है कि अगर हम ब्रिटिश का साथ देंगे, क्लियर, हम क्या करना चाहिए, हमें ब्रिटिश का साथ देना चाहिए निस्वार्थ। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला? एक्सट्रीमिस्ट ने ये बोला कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो क्या पता वो हमें आजादी दे दे, या फिर जो हम डिमांड कर रहे हैं स्वराज की वो दे दे, हमें रिपे करे। ठीक है। और रिपे करने के लिए आप देखोगे क्या आया था? रिपे करने के लिए आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर। और इसके बाद क्या आ गया था आपका रॉलेट एक्ट, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये चीजें। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी ने क्या बोला? रिवॉल्यूशनरी ने बोला कि इट इज बेस्ट टाइम टू अटैक। तो ये हमारा क्या है? बेस्ट टाइम है क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। किस पे? ब्रिटिशर्स पे। क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इट इज अवर बेस्ट टाइम टू अटैक ब्रिटिशर्स। ये किसने बोला? रिवॉल्यूशन ने बोला। तो तीनों पॉइंट, मॉडरेट्स ने क्या बोला, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला, और रिवॉल्यूशन ने क्या बोला, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, आज जो आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं यस होम रूल लीग। काफी इंपॉर्टेंट है होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आपको बनता है, होम रूल लीग। अभी तक आपने सिर्फ एक पार्टी के बारे में मेरे साथ पढ़ा, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या होता था? दिसंबर के महीने में साल में एक बार मिलती थी, पूरे साल भर काम नहीं करती थी, सिर्फ एक बार मिलती थी दिसंबर के महीने में। सेशंस होते थे, अपने डिफरेंट सेशंस के बारे में पढ़ा। क्लियर। अब इंडियंस को ये लगा, या फिर कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ऐसे थे जिनको ये लगा कि हमें पूरे साल भर काम करने वाली एक पार्टी की नीड है। किस किसको ऐसा लगा? एनी बेसेंट, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, आपके साथ में बाल गंगाधर तिलक, और आपके काफी सारे नाम हैं। तो इन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी पार्टी की नीड है जो पूरे साल भर काम करे, अनलाइक कांग्रेस जो सिर्फ साल में एक बार मिल रही है। इसलिए होम रूल लीग ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में दो होम रूल लीग बनी। एक बनाई किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरी बनाई एनी बेसेंट ने। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग बनी 1916 में,
एक बनी अप्रैल 1916 में, और ये किसने बनाई? ये बनाई आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, जो इनका हेडक्वार्टर था वो था पुणे में। जो इनका हेडक्वार्टर था वो था पुणे में। इन्होंने कौन कौन सा एरिया कवर किया? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि बताइए इन्होंने कौन कौन सा एरिया कवर किया। तो इन्होंने पूरा महाराष्ट्र कवर किया, महाराष्ट्र, पर ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में जाने की ही अनुमति इनको नहीं थी। अगर आपको याद हो, बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए थे 1908 में। 1908 के बाद 1914 में छूट के आते हैं जेल से, और फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के काम में लग जाते हैं। क्लियर? तो महाराष्ट्र, साथ में सेंट्रल इंडिया एंड साथ में बिरार। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कवर किए बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आएगा कि भाई बताइए होम रूल लीग किसने बनाई, तो एक बनाई बाल गंगाधर तिलक ने, और लास्ट दूसरी बनाई एनी बेसेंट ने। और दूसरी कब बनी? दूसरी बनी सितंबर 1916 में। अब दो इसलिए बनी क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को बॉम्बे में जाने की अनुमति नहीं थी, और बॉम्बे में पहले बना ली थी। अब जो ये बनी वो बनाई एनी बेसेंट ने। जो ये बनी वो किसने बनाई? एनी बेसेंट। काफी इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट। कब बनी? सितंबर 1916 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो था वो था मद्रास में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको छोड़ के बाकी पूरे इंडिया को कवर किया। तो इन्होंने इनका जो एरिया को एक्सटेंशन था वो था ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने कवर किया। इन्होंने एनी बेसेंट ने। क्लियर? इसकी जो थी एनी बेसेंट की 200 से ज्यादा ब्रांचेस थी, 200 से ज्यादा ब्रांचेस थी। पर ध्यान रखिएगा ये काफी ज्यादा लूजली बाउंड थी, टाइटली बाउंड नहीं थी। जैसे इनकी तो बहुत टाइटली बाउंड थी, अच्छे से काम चलता था। इनकी काफी लूजली बाउंड थी क्योंकि 200 से ज्यादा ब्रांचेस है। हर एक डिवीजन में अलग अलग हेड होते थे। जैसे मैं बात करूं बॉम्बे में, ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने कवर किया इंक्लूडिंग बॉम्बे। हर एक डिवीजन के अपने अपने हेड होते थे। जैसे बॉम्बे के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बॉम्बे के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर? यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। यस, तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाई, सितंबर 1916 में बनाई एनी बेसेंट ने। पर ध्यान रखिए, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था 1916 में, जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, अलग अलग इन्होंने काम किया था। पर इनको ऐसा लगा कि भाई हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक को भी और साथ में एनी बेसेंट को भी। इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, चाहे ये अलग अलग थी पर इनके मोटिव सेम थे। अब मोटिव की अगर बात करूं, आपको एक मोटिव ध्यान रखने पड़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक की क्या क्या डिमांड्स थी? ठीक है, उन्होंने ये होम रूल लीग क्यों स्टार्ट किया? तो 3 डिमांड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली डिमांड थी स्वराज्य की। ठीक है, उनकी पहले डिमांड थी वो थी स्वराज्य की। क्लियर? तो पहली डिमांड क्या थी इनकी? स्वराज्य की। दूसरी डिमांड क्या थी इनकी? दूसरी डिमांड थी कि जो एजुकेशन हो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। जो एजुकेशन हो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। क्लियर? और लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड थी। लिंग्विस्टिक स्टेट, जो स्टेट बटे जाएंगे, जो राज्य बांटे जाएंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बांटे जाएंगे। क्लियर? तो बाल गंगाधर तिलक की 3 डिमांड थी, स्वराज्य, एजुकेशन जो होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, और तीसरा आपका लिंग्विस्टिक स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि होम रूल लीग की ये 3 डिमांड्स थी। क्लियर? अब इसके अलावा इनको आगे जाके बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे मदन मोहन मालवीय, और जितने बड़े बड़े नाम हैं सब इनको ज्वाइन करते हैं आगे जाके। क्लियर? और सब लोकल हेड बनते हैं, पर जो मेन थे वो थे एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि बताइए किस किसने इस होम रूल लीग को ज्वाइन नहीं किया? तो ध्यान रखिएगा, इसको ज्वाइन किसने नहीं किया? इसको ज्वाइन नहीं किया नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया। जो नॉन ब्राह्मण्स थे साउथ इंडिया में, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा इसको मुस्लिम से ज्वाइन नहीं किया। इसको मुस्लिम्स ने ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, बट मुस्लिम्स ने इस वोल्ड को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनको ऐसा लगता था होम रूल लीग मतलब हिंदू का रूल, ठीक है, या फिर हिंदू मेजोरिटी का रूल। हिंदू रूल
क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अब आगे जाके आपको इतनी चीज़ें इसमें होम रूल लीग में ध्यान रखनी है। अब इस होम रूल लीग का हुआ क्या? आपने सिर्फ INC सुना है, तो ध्यान रखिएगा 1920 में इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं मोहनदास करमचंद्र गांधी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1920 में मोहनदास करमचंद्र गांधी, महात्मा गांधी इस होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं और इस होम रूल लीग का नाम चेंज करके कर देते हैं स्वराज्य पार्टी। क्या पार्टी? स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी कुछ नहीं है, सिर्फ होम रूल लीग का नाम चेंज हो गया 1920 में जब महात्मा गांधी ने इसको ज्वाइन किया, और सिर्फ 1 साल के अंदर इस स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो विद इन 1 ईयर ये जो स्वराज्य पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मर्ज हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये थी होम रूल लीग के बारे में चीजें। इससे ज्यादा एग्जाम में आपके कुछ नहीं आ सकता। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके बाद बात करूं मैं होम रूल लीग के बाद, आपको ध्यान होगा 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है? सूरत स्प्लिट मतलब बेसिकली जो सूरत था या फिर जो सूरत में सेशन हुआ था उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आज बात करूंगा मैं 1916 लखनऊ पैक्ट की। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ये लखनऊ पैक्ट। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, यस 1906 का लखनऊ पैक्ट देखिए, 1916 का लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ सेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका लखनऊ सेशन। इससे क्वेश्चन काफी बार आते हैं। अगर आपको ध्यान हो 1907 में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे। 1916 में क्या हुआ? जो ये एक्सट्रीमिस्ट को अलग किया गया था, एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा री एंट्री मिलती है अंडर बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे होते हैं एक्सट्रीमिस्ट को और दोबारा से इनकी एंट्री होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इस टाइम पे क्या हुआ? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपके मिल गए। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का क्या हो गया? रीयूनियन हो गया। इस टाइम पीरियड पे 1916 में जो लखनऊ सेशन था, अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार इस 1916 के सेशन के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। और ये खुद एक मॉडरेट थे। ये खुद एक मॉडरेट है। अब लखनऊ सेशन में कौन कौन मिल गए? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। किसके एफर्ट्स थे? तो ध्यान रखिएगा, फिर एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स से मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपके दोबारा से मिल गए। क्लियर? कुछ कंडीशंस रखी गई। देखो, जो पुरानी कंट्रोवर्सीज थी वो अब मीनिंगलेस थी, क्योंकि ये अलग कैसे हुए थे? आपको याद होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके पेस को लेके अलग हुए थे। किसी ने बात करी स्वराज्य की, किसी ने बात करी अभी तक किसी ने इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, अभी तक इंडिया में किसी ने इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी, आज़ादी की बात नहीं करी। आज़ादी की बात तो हम बहुत बाद में करते हैं 1929 में लाहौर सेशन। क्लियर? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स थे कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपके मिल गए। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आज के बाद भाई मैं शस्त्र सब छोड़ रहा हूं। ठीक है? मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं गुस्से वाला इंसान नहीं रहूंगा, मैं एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति बन जाऊंगा। ये किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तो इन्होंने क्या किया? हथियार डाल दिए। इन्होंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करूंगा, मैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करूंगा, ना कि लड़ाई करूंगा। ठीक है? ना कि इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करूंगा। ये बोला बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो 2 मॉडरेट्स थे, ठीक है, अब उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? जो मॉडरेट्स थे, जो इनकी एंट्री नहीं चाहते थे, उनकी हो जाती है डेथ। ठीक है? जैसे लाइक फिरोज शाह मेहता। क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ? अगर जो 2 मॉडरेट्स थे मेन, उनकी डेथ हो गई, तो इसके बाद इनकी एंट्री काफी इजी हो जाती है। क्लियर? तो फिरोज शाह मेहता की आपकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये कौन थे? मॉडरेट थे, जो कि इनकी एंट्री नहीं चाहते थे। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, लखनऊ सेशन की एक सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी मिले। ठीक है? इस टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम लीग में थे वो काफी यंग लोग थे। इनको ऐसा लगा, हिंदू मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा अब, अगर हमें देश में आजादी चाहिए तो। इसलिए आप देखेंगे आगे जाके 1920s के टाइम पीरियड पे
स्टार्ट होगा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड पे हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी अपने पीक में थी। तो 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, अगली क्लास में हम देखेंगे। इस मूवमेंट के टाइम पीरियड पे हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी अपने पीक में थी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लखनऊ सेशन में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल जाते हैं। क्लियर? इन्होंने बोला कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करेंगे। उसके आप देखेंगे लास्ट में क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, तो आप बेसिकली पढ़ेंगे पॉलिटी में, जिसको कहा जाता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लियर? इसी के बाद आया। चलिए आज की क्लास में इतना ही। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आज की क्लास की, होम रूल लीग और साथ में लखनऊ सेशन। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। चलिए, थैंक यू सो मच।